अब तक हमने यूरोपियन आगमन में क्या क्या देखा हुआ था कि पहले पुर्तगाली आए हुए थे, फिर डच आए, फिर उसके बाद हमने देखा था कि ब्रिटिश आए हुए थे। जब ये तीनों यूरोपियन कंपनियां जब भारत से व्यापार कर रही थी तो साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में दखल देने के साथ साथ इन्होंने राजनीतिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया था। इसी के दौरान हमने अपने पिछले वीडियो में क्या देखा था, जब हम ब्रिटिश का काल देख रहे थे उसमें हमने देखा कि किस प्रकार क्या हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल जो वंश था, मुग़ल जो साम्राज्य था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ने लग गया। उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि 1717 में एक संधि हुई जिसमें क्या देखा गया कि जॉन सरमन जो होते हैं फ़र्रुखसियार के दरबार में पहुंचते हैं और वहां पे उनके साथ जो फ़र्रुखसियार से एक परमिशन ली जाती है जिसके तहत कर फ्री, टैक्स फ्री बिजनेस करने की अनुमति मिलती है सूरत में और साथ ही साथ इसमें बंगाल में मिलती है। और अंग्रेज़ों को उनकी छपाई की गई जो सिक्के होते हैं उनको प्रचलित करने का एक मतलब उन्हें अधिकार दिया जाता है। इसी के दौरान क्या हुआ, जब ये तीनों जो यूरोपियन कंपनियां थीं व्यापारिक मामले से लेकर के जब प्रगति कर रही थी, भारत से व्यापार करके काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर रही थी, कुछ ने मसालों का व्यापार किया, कुछ ने सोना बारूद का व्यापार किया और कुछ ने इसमें कपड़ों का व्यापार किया। इन सब के दौरान एक और यूरोपियन कंपनी थी जिसकी नज़र भारत पे पड़ती है और उसका नाम है फ्रांसीसी जो है कंपनी है। फ्रांस जो फ्रेंच जिसे हम भी कहते हैं, वहाँ की जब कंपनी की जब नज़र भारत पे पड़ी तो 1664 में क्या किया गया कि एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। क्यों हुआ ये, पहले इसको समझते हैं। 1664 में फ्रांस के वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, उनके प्रस्तावना, उनके एक रिकमेंडेशन पे एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा रही है, फ्रांस में की गई। वहाँ पे स्थापना जब हुई तब उस वक्त जो राजा थे फ्रांस के वो थे लुइस 14। लुइस 14 जो थे वो फ्रांस के राजा थे उस वक्त जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। तो कभी कभी सवाल ये पूछ लिए जाते हैं कि जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस वक्त फ्रांस के राजा कौन थे, तो वो कौन थे, लुइस 14 जो थे उस वक्त के राजा थे। 1664 में इन्होंने एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी जिसका उद्देश्य क्या था कि पूर्वी एशिया के भाग से या और भारत से एक व्यापार करना, जिसके तहत क्या हुआ कि लगभग 4 साल बाद 1668 में इन्होंने फ्रांसीसियों ने भारत में पहली एक फैक्ट्री, एक कोठी की स्थापना करी। कहाँ पे करी, सूरत में करी। सेम उसी तरह जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था। कहा जाता है कि जो फ्रांसीसी कंपनियां थीं और जो ब्रिटिश कंपनियां थीं इन दोनों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो फ्रांसीसी थे वो ब्रिटिश के नक्शे कदम और उनकी पॉलिसीज़ को अपनाने की कोशिश करते थे। यही कारण है कि सबसे पहले जिस प्रकार ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में करी थी, हालांकि बन के वो तैयार का वो थोड़ा बाद में हुई थी, पर और दूसरी जो स्थापना करी थी इन्होंने अपनी फैक्ट्री की वो कहाँ करी थी, मसूलीपट्टनम में। उसी प्रकार इन्होंने भी, फ्रांसीसियों ने पहली जो स्थापना करी वो सूरत में करी और दूसरी जो फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना करी गई थी वह मसूलीपट्टनम में करी गई थी। 1669 में करी गई थी। जो पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री जो बनी थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो फ्रांसिस कैरन द्वारा। ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री बनाई गई थी इंडिया में 1668 में, इसको सूरत में बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया था, तो फ्रांसिस कैरन के द्वारा इसे बनाया गया था। और दूसरी जो फैक्ट्री लगी थी वो कहाँ लगी थी, मसूलीपट्टनम में लगी थी। जब फ्रांसीसी यहाँ पे आए, भारत में आए, तो उन्होंने क्या किया, भारत के दक्षिणी हिस्से में, चूँकि दक्षिणी हिस्सा क्या था, पानी से घिरा हुआ था और वहाँ पे क्या था, कई सारे पोर्ट्स भी थे, बंदरगाह थे वहाँ पे, और वहाँ से व्यापार करना यूरोप के देशों से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उनको सफल लग रहा था, काफ़ी आसान भी लग रहा था उस वक्त। और जो हमारा उस वक्त का जो दिल्ली हिस्सा था और जो मुंबई हिस्सा था, वहाँ पे ना जाने का कारण क्या था, क्योंकि इस वक्त जब ये आए हुए थे 1664 में, जब इनकी स्थापना हुई और 68 में जब भारत में आए, उस वक्त अभी भी औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था। तो मुग़ल वंश एक तरह से उस वक्त भी अभी काफ़ी शक्तिशाली जाना गया था। फिर इन्होंने क्या किया कि 1673 में, चूँकि जो दक्षिणी भाग था भारत का वो थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए उन्होंने पौंडीचेरी पे 1673 में कब्जा किया। और फिर उसके एक साल बाद ही 1674 में भी इन्होंने चंद्रनगर, जो कि दक्षिण भारत का हिस्सा पड़ता है, वहाँ पे भी इन्होंने कब्जा किया। इनके दौरान कहा गया
कई सारे गवर्नर भी आए, जिनमें पहला गवर्नर थे उनका नाम था डुप्ले। डुप्ले फ्रांसीसी जो कंपनियां थीं उनके सबसे सफल गवर्नर के तौर पे जाने गए। उनके गवर्नरशिप के दौरान इन्होंने जो था, टोटल अगर बात करें फ्रांसीसियों की, तो इन्होंने 3 कर्नाटक युद्ध लड़े थे, जिनमें से 2 के टाइम के गवर्नर जो फर्स्ट 2 थे जिसमें डुप्ले थे। डुप्ले के रहते हुए चूँकि ये फ्रांसीसी कंपनियां नई कंपनियां थीं ब्रिटिशर्स के मुकाबले, फिर भी काफ़ी मामलों में ब्रिटिशर्स से इनकी सेना भी कमज़ोर थी, नौसेना भी कमज़ोर थी, बट फिर भी डुप्ले के गवर्नर होते हुए इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों ने जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा धूल चटाई हुई थी। परंतु इसके दौरान और भी कुछ गवर्नर्स आए, जैसे डमास आए थे, लेनौर आए थे, ये गवर्नर आए, बट सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिला, जो पहले फ्रांसीसी गवर्नर थे उनका नाम था डुप्ले, जो कि 1742 में ये आए हुए थे। इसी के दौरान जो था फ्रांसीसियों ने कुछ और क्षेत्र पे भी अपना कब्जा किया था, जिनमें आता है माहे जो कि मलाबार में है, यनम आता है, कराईकाल आता है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये लगभग 1720 से लेकर के 1740-42 तक इन्होंने कुछ क्षेत्रों पे कब्जा किया हुआ था, जिनमें हालांकि कभी कभी इनके नाम पूछ दिए जाते हैं पर ज़्यादा इनके बारे में डिटेल नहीं पूछी जाती, क्योंकि माहे हैं, कराईकाल है या यनम है, इनके बस पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों ने कब इस पे कब्जा किया था। तो इसकी ड्यूरेशन होती है 1720 से लगभग 1740-42 तक इसकी एक अवधि, एक ड्यूरेशन होती है। इसके दौरान क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को की एक एडवांटेज क्या थी कि उनको एक सर्टेन 15 सालों के लिए ट्रेडिंग राइट्स दिया गया था जब उनकी स्थापना हुई थी 1600 में, और वो एक तरह से कहा गया कि पूर्णतः गवर्नमेंट कंपनी, पूर्णतः सरकारी कंपनी वो नहीं थी। पर जब फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, मतलब फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी थी, जिसके तहत क्या हुआ कि इनको कुछ फैसले लेने में परेशानी हो रही थी। कहने का मतलब ये है कि जब भी इन्हें कोई फैसला लेना होता था तो ये क्या करते थे, फ्रांस में जो हायर अथॉरिटी, जो राजा बैठे हुए हैं, वहाँ पे इन्हें पहले प्रपोजल देना पड़ता था, वहाँ से प्रपोजल पास होकर के आते थे, तब ये कुछ लागू कर पाते। तो इन सब मामलों में क्या था, काफ़ी ज़्यादा इनका समय जा रहा था, तो इनसे इनको कुछ ड्रॉबैक्स हो रहे थे। और इसी दौरान जब ये अपना पाँव जमाने की भारत में कोशिश कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी यहाँ पे आके भारत में व्यापार करें और उनके राजनीतिक साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में दखल दें, जिसके बीच क्या हुआ कि फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स में एक संघर्ष का दौर छिड़ गया। इस संघर्ष के दौर ने क्या किया कि कर्नाटक के युद्ध को जन्म दिया। इसकी पहली जो शुरुआत हुई थी वह एक तरह से देखा गया कि जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, मतलब पहला एंग्लो फ्रांसीसी जो युद्ध देखने को मिला था। ये वैसे तो युद्ध देखने को मिला 1746 से 1748, मतलब 2 सालों के लिए, पर चूंकि ये इतना ही कार्यकाल नहीं रहा था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1740 में, जब ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लेकर के वहाँ पे एक संघर्ष, एक विरोध छिड़ने लग गया था, जिसमें क्या किया था कि ब्रिटिश और फ्रेंच, जो ब्रिटिश थे और फ्रांसीसी थे, इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिला कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के 1740 में क्या हुआ, एक संघर्ष, एक युद्ध वहाँ से छिड़ा, उस युद्ध ने क्या किया कि वो भारत में भी जन्म लिया, और जिसने क्या किया, पहला कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया, जो कि 1746 से लेकर के 1748 तक चला था। कारण क्या बताया मैंने, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इसमें हुआ क्या था कि जो फ्रांसीसी कंपनियां थीं, फ्रांसीसी कंपनियों को आदेश था कि वो कोई भी फैसले डायरेक्ट तरह से ना लें, क्योंकि ये पूर्णतः क्या थी, सरकारी कंपनी थी फ्रांसीसी, तो खुद के दम पे फैसले लेने की अनुमति इनकी सरकार ने, इनके राजा ने इनको नहीं दिया था। पर वैसा क्या था, ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में क्या हुआ था कि इनके बीच में संघर्ष तो था, पर अपने अपने तरीके से, अपने अपने मार्ग से ये व्यापार दोनों कंपनियां कर रही थीं। परंतु ब्रिटिशर्स ये क्या हुआ कि दखल अंदाजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। फिर इन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि कुछ समय के बाद कि फ्रांसीसी कुछ मर्चेंट शिप थे, जो कि व्यावसायिक जो हम जहाज़ बोलते हैं, उस जहाज़ को ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, जिससे क्या हुआ कि फ्रांसीसी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। और उस वक्त जो गवर्नर थे, जो फ्रांसीसी गवर्नर जो भारत में चल रहे थे, वो थे डुप्ले। डुप्ले ने क्या किया कि मॉरिशस में जो एक फ्रांसीसी गवर्नर थे उनसे मदद मांगी और उन पर दबाव भी बनाया। उन्होंने, उस गवर्नर का नाम क्या था, गवर्नर जो लाब्रूडोनेस। लाब्रूडोनेस जो थे वो फ्रांसीसी गवर्नर थे जो कि मॉरिशस में थे। तो जो डुप्ले थे, जो भारत में फ्रांसीसी गवर्नर थे, इन्होंने लाब्रूडोनेस से मदद मांगी और उन पर दबाव बनाया कि ताकि इन दोनों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया ताकि जो
जो मर्चेंट शिप जो उन्होंने कब्जा कर रखा था वो उसको छोड़े। इसका कारण क्या हुआ कि जहाज़ तो छूटा, पर इसके साथ ये भी देखने को मिला कि जो फ्रांसीसी थे इसने क्या किया कि मद्रास पे कब्जा कर लिया। मद्रास का जो क्षेत्र जो पहले क्या था ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, वो उन्होंने क्या किया इस पहले युद्ध के दौरान क्या हुआ कि वो उस पार्ट को, मद्रास के हिस्से को क्या किया कि हासिल कर लिया इन लोगों ने, फ्रांसीसियों ने। किसके दौरान? जब डुप्ले गवर्नर थे भारत में, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी उस वक्त के दौरान ये युद्ध चलते रहा। और इस युद्ध की क्या कहा गया कि एक चीज़ आता है, एक नाम देखने को मिलता है, सर थॉम बैटल, मतलब सर थॉम का युद्ध, सेंट थॉमस या सेंट थॉम का युद्ध बोलते हैं, ये देखने को मिला। इसके तहत क्या हुआ, डुप्लिक्स जो था, डुप्ले जिसे कहते हैं, उसने क्या किया, कर्नाटक से सेना के जो नवाब थे उनको हराया। क्योंकि इस युद्ध को क्या कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, तो कर्नाटक जो सेना थी उसके जो नवाब थे उनको डुप्लेक्स ने संत थॉम बैटल, संत थॉम युद्ध या संत थॉमस युद्ध के दौरान हराया हुआ था। और इस युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1748 1748 में क्या हुआ था। और समाप्ति हुई कब? जब इसकी एला शापेल जो थे, इन एक संधि यहाँ हुई इसके बीच में, जिसको कहा गया एला शापेल की संधि। इस एला शापेल की संधि से क्या हुआ, इस युद्ध को समाप्त किया गया। और इस युद्ध में विजयी कौन रहे थे? तो फ्रेंच रहे थे, फ्रांसीसी रहे थे। फिर क्या हुआ, जैसे ही 1748 में जो ये पहला कर्नाटक युद्ध खत्म होता है, उसी वक्त अगले साल ही क्या होता है कि एक दूसरा कर्नाटक युद्ध देखने को मिलता है। हालांकि ये कोई यूरोपियन जो पहला युद्ध क्या था कि ये उत्तराधिकार के लिए युद्ध था, बट वो उसकी शुरुआत क्या हुई थी, ऑस्ट्रिया में हुई थी, मतलब भारत से बाहर हुई थी। जो दूसरा युद्ध देखने को मिला ये भारत से बाहर देखने को नहीं मिला, भारत के अंदर ही देखने को मिला। इसमें हुआ क्या, जब 1707 में क्या हुआ कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे मुगल वंश कमज़ोर पड़ने लग गया। शासक जो हुए उतने समर्थवान नहीं हुए, और छोटे छोटे प्रांतों के जो राजा थे वो बढ़ के उभरने लगे। इस दौरान उन छोटे छोटे जब राजा बढ़ के उभर रहे थे तो उनमें भी संघर्ष होने देखने को मिला। इसकी जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल देखने को मिला कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और नासिर जंग और मोहम्मद अली, ये चार नाम जो हैं उस वक्त हमें देखने को मिलते हैं। जो मुजफ्फर जंग थे वो क्या किया कि इन्होंने क्या किया, और रॉबर्ट क्लाइव, चंदा साहब के साथ मिल करके ये नासिर जंग पे कब्जा करना चाहते थे। नासिर जंग क्या थे, ये आरकुट के उस वक्त के जो तमिलनाडु क्षेत्र में साउथ इंडिया में जो पड़ता है उस वक्त उस पर कब्जा करना ये चाहते थे ये मुजफ्फर जंग मिल करके। और चूंकि यह क्या था कि एक राजनीतिक मामला था और एक उत्तराधिकारिक मामला था, तो इसका फ़ायदा क्या किया कि ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों ने उठाया। तो कुछ को क्या किया कि अब तक क्या कर रहे थे कि व्यापारिक मामले में दखल दे रहे थे, अब यहाँ पे राजनीतिक मामले में भी इन्होंने, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों ने दखल देना शुरू किया। कारण क्या हुआ कि डुप्ले जो कहाँ का था, फ्रांसीसी गवर्नर था, इसने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ दिया। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो जो एक ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने नासिर जंग और मोहम्मद अली का साथ दिया। हैदराबाद में क्या हुआ कि मुजफ्फर जंग ने अपना साम्राज्य बढ़ाया और उसने हैदराबाद में एक नवाब के तौर पे जाना गया। इसने क्या किया कि इस युद्ध के दौरान, पहले जो सेकंड जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में डुप्ले ने, रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में एक संघर्ष देखने को मिला। और हुआ क्या कि मुजफ्फर जंग ने इस नासिर जंग को हराया और आर्कटिक पे जो आरकुट जिसे कहते हैं, आरकुट पे इन्होंने कब्जा किया। और बर उसके हुआ क्या कि कुछ ही समय के बाद क्या हुआ कि इस नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है और आरकुट और हैदराबाद का नवाब जो होता है वो ये मुजफ्फर जंग बन जाता है। और कुछ समय के बाद क्या होती है कि मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो जाती है। परंतु इस युद्ध के दौरान एक बोलते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल जो इंटरवीन होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस युद्ध की अवधि क्या थी, ड्यूरेशन क्या थी, तो 1749 से लेकर के 1754 लगभग 5 सालों तक ये युद्ध चला था। पहला युद्ध चला था 2 सालों तक, जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 5 सालों तक चला था। जैसे ही पहला युद्ध खत्म हुआ अगले साल इसका दूसरा युद्ध देखने को मिला। इसको हम क्या, एक और भी इस युद्ध के दौरान हुआ अम्बतूर बैटल जिसे बोलते हैं, अम्बतूर का युद्ध, ये देखने को मिला। इसमें क्या हुआ कि 2 गुट बन गए, फ्रांसीसी लोगों का एक अलग गुट बन गया और जो ब्रिटिश थे, जो इंग्लिश, जो अंग्रेजी लोग थे, इनका एक अलग गुट बन गया। ये
पूछ देता है कभी कभी कि अम्बत्तूर के बैटल में आखिर हुआ क्या था। तो इसमें दो गुटों का बंटवारा हो गया था, जिसमें फ्रांसीसी अलग हो गए थे और ब्रिटिशर्स जो थे वो अलग हो गए थे। इस युद्ध की भी अंतिम जो हुई थी ये एक संधि पे ख़त्म हुई थी, जिसे पौंडीचेरी की संधि के नाम से जानते हैं। और जब ये युद्ध ख़त्म हुआ 1754 में, उसी वक्त पौंडीचेरी में एक संधि हुई थी, जिसमें क्या किया गया कि डुप्ले जो कि सेकंड जो उस टाइम पे इंडिया में फ्रांसीसी गवर्नर थे, उनको हटाया गया, ठीक है, और एक नए गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो इस दौरान क्या हुआ, जो सेकंड कर्नाटक वॉर था वो एक तरह से थोड़ा मिक्स्ड इसका रिजल्ट रहा था। इसमें कुछ हिस्सों तक क्या हुआ कि फ्रांसीसी जीते थे, या कुछ हिस्सों में क्या हुआ था कि हमारा ये ब्रिटिशर्स जीते थे। तो थोड़ा सा मिक्स इसका रिजल्ट रहा था। पर इसके बाद जैसे ही डुप्ले को हटाया गया उसके गवर्नरशिप से, उसके बाद फ्रांसीसियों को देखा गया कि एक पतन शुरू हो गया, क्योंकि जो अगले गवर्नर जो बने वो भी उनमें क्या था, एक डिसीजन मेकिंग, एक क्षमता जो होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं देखने को मिली। कारण क्या हुआ कि फिर हमें 2 साल के बाद तीसरा एंग्लो फ्रेंच युद्ध, मतलब तीसरा कर्नाटक युद्ध हमें देखने को मिला, जिसकी अवधि थी 1756 से 1763, लगभग 7 सालों तक चली। ये तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इससे जो बीपीएससी की हाल ही में जो परीक्षा हुई थी 66 जो बीपीएससी की प्री परीक्षा हुई थी, इसमें क्या हुआ था, इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें पूछा गया था कि बैटल ऑफ वांडीवास, मतलब वांडीवास का युद्ध किन के बीच में हुआ था। हालांकि पूछने के बाद ऐसा नहीं कि इससे टॉपिक से ख़त्म होगा, इसमें और भी पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसको आज हम देखने वाले हैं। इस तीसरे जो एंग्लो फ्रेंच वॉर जो हुआ था, तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा गया, क्योंकि ये 7 सालों तक चला था। और इस युद्ध में क्या हुआ, बैटल ऑफ वांडीवास, मतलब वांडीवास में 1760 में युद्ध देखने को मिला। इसमें क्या हुआ कि अब तक जो हमने पिछले जो 2 युद्ध देखे थे, इनमें क्या था कि इनडायरेक्ट तरीके से युद्ध जो था, या जो इंटरफेरेंस जो था, यह संघर्ष था, ये देखने को मिलता था ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों में। तो अभी तक क्या था कि ये दोनों आमने सामने नहीं आए थे। ये इस केस में हमने देखा था। दूसरे वाले में क्या था कि ये इनडायरेक्ट वे से जो हैदराबाद और कर्नाटक का जो वो थे सब नवाब थे, उनको ही सपोर्ट कर रहे थे, पर आमने सामने नहीं आ पाए थे। ये पहले युद्ध में देखा था कि ये कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लेकर के हुआ था, जहाँ पे इनडायरेक्ट वे में क्या था कि ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसी को जो मर्चेंट शिप थे उनको कब्जा किया था। फिर लाब्रूडोने की मदद से जो फ्रांसीसी थे डुप्ले, इन्होंने मद्रास पे कब्जा कर लिया था। पर इस बार क्या हुआ, ये तीसरा युद्ध के दौरान जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रांसीसी थे ये बिल्कुल आमने सामने आ गए। बिल्कुल बोलते हैं कि फ्रंट टू फ्रंट लड़ाई हो गई यहाँ पे। पर इसमें भी हुआ कि इस युद्ध का सबसे जो निर्णायक, जो सबसे जो रिजल्ट रहा था, इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। इनमें जो बैटल ऑफ वांडीवास, जो वांडीवास का जो युद्ध है, इसके दौरान क्या हुआ, किसके बीच में हुआ, फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ। इस बैटल में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश पावर, ये यहाँ पे जीत गई। और दोनों ही सेनाओं का नेतृत्व जिन्होंने किया उसको भी जानने की हमें ज़रूरत है। जो फ्रांसीसी सेना थी उनका नेतृत्व किया काउंट लाली ने, और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया, सर आयरकूट ने। काउंट लाली ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया और सर आयरकूट ने जो किया ये ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, जिसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे ये इसमें जीते थे। और इसके बाद क्या हुआ कि जीतने के बाद कहा जाता है कि इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांसीसियों की जो सत्ता थी, जो पावर्स थी, जो बिजनेस जो राइट्स थे, लगभग क्या था कि पूरी तरह से ही भारत में समाप्त हो गए और पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत पे कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसकी युद्ध की भी जो ख़त्म हुई थी, इसमें ये पेरिस की संधि जो 1763 में, मतलब क्या था, जाहिर सी बात है क्या है, मतलब पेरिस जो फ्रांस है उसकी राजधानी क्या है, पेरिस, यहाँ पे इसकी संधि हुई थी 1763 में, जब ये युद्ध ख़त्म हुआ था। अब इस युद्ध में हुआ क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या किया था, पौंडीचेरी का जो हिस्सा था वो अपने कब्जे में ले लिया था। पर इस संधि के दौरान क्या किया कि फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी का हिस्सा ब्रिटिशर्स ने लौटा दिया। और हालांकि जो कब्जा था ये इनका बोलते हैं सबसे लंबा कब्जा चला, और ये लगभग बोलते हैं कि ये देश के आज़ाद होने के बाद तक इन्होंने अपना व्यापार, अपना क्षेत्र बनाए रखा था। ये जो दूसरी संधि मैंने बताई थी, पौंडीचेरी की संधि, इसे हम कभी कभी इतिहास में आरकूट की संधि के नाम से भी जानते हैं। अब इतनी सारी घटनाएं जानने के बाद हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इतनी सफल गवर्नर रहे डुप्ले, ब्रिटिशर्स को कई जगह पे इन्होंने मात भी दी, फिर भी ये फेल क्यों हो गए, इतना शॉर्ट टर्म, इतना मतलब छोटा कार्यकाल क्यों रहा फ्रांसीसियों का, ये अब हमें जानने की ज़रूरत है, जिसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। इसमें पहला रीज़न क्या हुआ कि निर्णय लेने में विलम्ब होना।
चूँकि जो फ्रांसीसी कंपनियां थी, जो फ्रांसीसी थे, ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी थी, इसलिए इन्हें फैसले लेने में क्या था, निर्णय लेने में इन्हें देरी होती थी। इन्हें कुछ भी फैसले लेने से पहले मैंने बताया था क्या कि पहले इनका प्रपोजल फ्रेंच और फ्रांस में भेजना पड़ता था, वहाँ से पास होकर के आते थे, फिर ये फैसले लेते थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा नहीं था, उनके पास पूरी पावर थी कि वो फैसले खुद से ले सकते थे। उन्होंने जो अपने गवर्नर्स को नियुक्त कर रखा था, उनको पावर्स दे रखी हुई थी। दूसरा कारण हमें देखने को मिलता है कि फ्रांसीसी अधिकारियों का सहयोग का अभाव, मतलब कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की जो कमी थी, ये फ्रांसीसी अधिकारियों में देखने को मिली। सबसे सफल गवर्नर कौन, डुप्ले रहे थे। प्रथम जो थे वो 1742 में अपना गवर्नर बने थे, पर उसके बाद के जो गवर्नर हुए या जो अधिकारी हुए थे, इनमें क्या था, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा अभाव देखने को मिला, और कहा गया कि ये भी एक कारण था फ्रांसीसियों के भारत में पतन होने का। तीसरा कारण क्या हुआ, इनकी नौसैनिक क्षमता, जो नेवल पावर थी, नेवल फोर्सेस जो थे, ये ब्रिटिशर्स के मुकाबले क्या था, इनकी नेवल पावर काफ़ी कम थी, तो नौसैनिक क्षमता भी इनसे कमज़ोर थी, इसलिए ये ब्रिटिशर्स के सामने उतना विथस्टैंड, उतना संघर्ष नहीं कर पाए। और चौथा एक जो आखिरी जो कारण बताया गया कि कंपनी को सरकार का कम समर्थन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश काल जो चला था, इसमें क्या हुआ कि महारानी और राजा के आदेश के अनुसार इसमें क्या किया कि ब्रिटिशर्स को पूरी पावर और पूरी एक समर्थन भी उनकी तरफ से मिला कि हाँ, हमें व्यापार करना है, तो उसके लिए किसी भी हद तक जाना है, चाहे वो व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप हो, चाहे राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप हो, चाहे युद्ध करना पड़े, हर तरह के मतलब कि बोलते हैं एकाधिकार का इस्तेमाल करके इन्हें अपना काम भारत पे कब्जा करना है। पर ऐसा क्या था, फ्रांसीसियों के साथ नहीं था। इनका जो क्या था, जो कंपनियां जो थी, जो फ्रांसीसी कंपनियां थी जो भारत में काम कर रही थी, उनको उनके सरकार का पूरा समर्थन नहीं था। कारण वही है कि ये पूर्णतः सरकारी होने के कारण जो प्रोसेस थी, जो थोड़ा डिले हो जाता था, तो एक अभाव देखने को मिलता था। यही कारण है कि फ्रांसीसियों का पतन यहाँ पे देखने को मिला। चूँकि अब तक हमने कितनी 4 कंपनियाँ देखी। पहला क्या देखा था हमने, अपना सबसे पहले देखा था हमने कौन, पुर्तगाली आए, पोर्टुगीज़ आए, फिर आए थे डच आए, फिर हमने देखा ब्रिटिश आए, फिर आए हमारे फ्रांसीसी या फ्रेंच आए। इन चारों को क्या है कि हमने देखा, और सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग भी हमने ये सारी मतलब कॉन्सेप्ट जो ये भी हमने देखा कि किस कंपनियों ने कब पहली बार अपने अपने जो फैक्ट्री थी, जो कोठियाँ थी, वो कहाँ कहाँ लगाई थी, और इनकी स्थापना कब हुई थी। ये याद करने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये पूछ दिए जाते हैं कि इनकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी। इसके अलावा 2 और कंपनियों को हमें जानने की ज़रूरत है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक है, 2 वर्ड का है, हमें जान लेते हैं तो हमें थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। एक आता है डेनमार्क, मतलब डेनिश फ्रांसीसी कंपनी। डेनिश फ्रांसीसी कंपनी क्या हुआ, इसने अपनी ईस्ट इंडिया की स्थापना करी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में की गई, और इन्होंने भारत में पहली बार जो बोलते हैं जो अपनी फैक्ट्री है, जो कोठी लगाई थी, वह तंजौर, या फिर बोलते हैं कुछ कुछ किताबों में ट्रैंकोबार लिखा होता है, तो ट्रैंकोबार या तंजौर में इन्होंने भारत में पहली बार अपनी क्या करी, फैक्ट्री लगाई थी। हालांकि इनका कार्यकाल ज़्यादा दिन तक नहीं रहा था, और इन्होंने अपनी सारी जो फैक्ट्रियाँ थी, जो कोठियाँ थी, वो ब्रिटिशर्स को बेच करके और भारत से ये चले गए थे। फिर आते हैं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडन जो होता है, वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 में। इनका मूल जो काम था वो भारत से बहुत कम था, पर ये चाइना से ज़्यादा व्यापार करते थे, तो इसलिए ज़्यादा इन्होंने कब अपनी फैक्ट्री लगाई ये जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। बस इतना जानने की ज़रूरत है कि जो हमारी ये स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1731 में हुई थी। तो यहाँ तक अब तक हमने पूरे 3 वीडियो में इस पार्ट को, जो यूरोपीय का जो आगमन था, इसको हमने कवर अप किया। पूरी तरह से हमने देखा कि हाँ, यूरोपियन में कौन कौन से किस क्रम में आए हुए थे भारत में, और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार उन्होंने भारत में जो सत्ता चल रही थी, मुगल वंश हुआ या जो नवाबशाही थी, इनको कमज़ोर किया इन्होंने, किस प्रकार इन्होंने व्यापारिक मामलों से दखल देने के साथ साथ क्या किया कि ये धीरे धीरे राजनीतिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ों को हमने अब तक इस 3 वीडियो में कवर अप किया था। और अब क्या करेंगे, हम इसके अगले वीडियो में हम इससे क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें हम यूरोपियों का आगमन जो भारत में हुआ उससे 15 क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न जो एग्ज़ाम में है वो छूटने नहीं चाहिए। तो इस 3 वीडियो के आधार पे जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, 15 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे बंगाल का जो क्षेत्र है, उसमें हम देखेंगे बैटल ऑफ पलासी, देखेंगे मतलब पलासी का युद्ध देखेंगे, बक्सर का युद्ध देखेंगे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते इसको देखेंगे। परंतु इससे शुरू करने से पहले
हम एक और टॉपिक देखने वाले हैं, उत्तर मुगल काल। हालांकि उत्तर मुगल काल क्या होता है कि वो मेडाइवल जो मध्यकालीन भारत है उसका हिस्सा है, परंतु हम इसको देखेंगे। कारण क्या होगा कि अब तक जैसे हमने देखा था कि किस प्रकार राजनीतिक हस्तक्षेप इस मुकाम तक आते आते औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप अंग्रेज़ों का शुरू हो गया था। तो चूँकि जो शासक कमज़ोर हुए थे उनमें कुछ घटनाएं हुई कि कुछ ने, जैसे फ़र्रुखसियार के बारे में मैंने बताया था, ये किस प्रकार उसने क्या किया कि एक टैक्स फ्री बिजनेस करने की अनुमति दे दी थी। तो जो कमज़ोर शासक हुए उनने 9 प्रमुख जो कमज़ोर शासक हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में जो होगा, इसके बाद की जो एक थियोरी जो पार्ट होगा उसमें हम देखने वाले हैं। इसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, मराठों का काल, ये सब चीज़ों को हम आराम से देखेंगे। लगभग 25-30 वीडियो का पूरा जो हमारा मॉडर्न इंडिया का जो सीरीज है वो चलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। थैंक यू।